आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम वर्मा आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अभी तक हम आपको इस चैप्टर के 3 पार्ट जो हैं करवा चुके हैं। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 हम आपको उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो पार्ट 1, 2 और 3 को देख ले। तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है पार्ट नंबर 4। तो देखते हैं हम क्या करते हैं आज। देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप रेस्पिरेशन। तो आपको पता है पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के कुछ प्रोसेसेस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है जिसका नाम है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक के बारे में। तो एरोबिक का आपको फर्स्ट जो है दिख रहा है पॉइंट, वो क्या है? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि आपके पास जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है और वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको एक नाम दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन एनारोबिक में क्या होता है? टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जब आपके पास रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है लेकिन किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उसे नाम दिया जाता है एनएरोबिक। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है अक्कर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो आपके शरीर के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है सेलुलर लेवल पर, उसके अंदर जो एनर्जी जरा बनानी होती है वो आपके पास कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सारी कहाँ पर होगी? सेल लेवल के अगर देखा जाए तो वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जबकि एनएरोबिक में हमारे पास क्या होती है? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो जगह होती है सारा, जहाँ पर आपके पास कई सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और लिक्विड वगैरह जो मौजूद है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपके पास साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती होती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। तो आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने उधर बताया था कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपके पास जो है एंड में CO2, वाटर और एनर्जी बनती होती थी। तो इसलिए वो कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? CO2 एंड वाटर। ठीक है, जबकि एनएरोबिक में क्या होता है? एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। कि आपके पास एंड में या तो अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको पार्ट 3 में बता दी है, तो उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा वहाँ से आप उसको दोबारा भी देख सकोगे। फोर्थ पॉइंट आता है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। कि जब भी आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास रिलीज़ होती है। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हो गए, जो एनिमल्स हो गए, वो जो रेस्पिरेशन दिखाते हैं वो किस में आता है? एरोबिक में। और उसमें हमारे पास क्या होता है? एनर्जी जो है काफ़ी अमाउंट में रिलीज़ होती है। एनारोबिक लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें एरोबिक के हिसाब से तो काफ़ी कम अमाउंट में हमारे पास क्या एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फटाफट इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट एरोबिक का, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि आपके पास क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको देखने को मिलता है। एनारोबिक में टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अक्कर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एंड प्रोडक्ट्स एनारोबिक में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। फोर्थ पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, कम अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो ये आपके पास एरोबिक और एनारोबिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ज़रा देखो आपके पास सामने एक फिगर दिखाई दे रही है जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि जो भी आप सांस लेने की जो प्रोसेस आप देखते हो, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे शरीर के अंदर हवा एंटर करती है, कहाँ कहाँ से उसका पैसेज है, किस तरीके से वो जाएगी, आगे क्या सारा सिस्टम होगा, वो आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझाता होता है। तो ज़रा चेक करो, फर्स्ट थिंग हमारे पास जो है दिखाई दे रही है आपको नेज़ल कैविटी। यानी कि जो आपके नाक का जो पैसेज होता है जहाँ से हवा एंटर करती है। तो हवा ने जो सबसे पहले अपना जो पाथ चूज़ करना है वो कहाँ से जाता है? नेज़ल कैविटी में। मतलब आपके नाक के अंदर का जो पास जो है पैसेज जो आप कह दो वो हमारे पास क्या कहलाता है? नेज़ल
कैविटी। तो देखो जहाँ पर वो पॉइंट कर रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है फेरनेक्स। फेरनेक्स क्या होता है, ये एक पाइप जहाँ से वो मतलब कि शुरू होती है आपकी जो फूड पाइप स्टार्ट होती है ना, उससे पहले थोड़ा पहले आपके पास फेरनेक्स आता है, जिसके अंदर से आपके पास हवा और फूड दोनों पास हो सकते हैं। ये होता है हमारे पास फेरनेक्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि जब भी आप कुछ भी बोलते हो तो आपके ना शरीर के अंदर से जो हवा आती है और हवा के कारण ही जो है हम चीज़ों को बोल पाते हैं। जो तेज़ बोलते हैं हवा ज़्यादा आती है, धीमे बोलते तो हवा धीरे आ रही होती है। तो लैरिंक्स जो है हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है और इसके अंदर से हमारे पास सिर्फ हवा जाती है। तो याद रखना कि फेरनेक्स और लैरिंक्स में डिफरेंस क्या है। फेरनेक्स जो है वो हवा को भी ले जाने का पासेज होता है और खाने को भी, जबकि जो हमारे पास लैरिंक्स होता है उसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ हवा पास होगी और कुछ भी पास नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर आप चेक करो तो आपके पास है ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया क्या होता है, आपके पास देखो जो यहाँ पर ये इधर ये पाइप सी दिखाई दे रही है, अगर आप अपने गले पे भी चेक करो तो ऐसी रिंग्स सी बनी होती है हमारे पास। तो वो रिंग्स वाला जो पूरी एक पाइप सी हमारे पास बनी होती है उसको जो है नाम दिया था ट्रैकिया। इसको नाम मतलब कि आप अपनी नॉर्मल भाषा में कई जने इसको टेंटुआ वगैरह ऐसा कुछ नाम भी देते होते हो। ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास बताया जाता है कि ये ट्रैकिया होता है, यानी कि जो आपके जो गले के अंदर अगर आप टच करके देखो तो आपको काफ़ी सारी ऐसे लाइन सी बनी हुई महसूस होगी गले पर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं ट्रैकिया नाम देते हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आता है लंग्स के बारे में। ये देखो फिफ्थ अगर बात करें तो हमारे पास बात कर रहा है लंग्स की। लंग्स के बारे में पता ही है आपको, दिखाई दे रहा है ये हमारे पास हमारे शरीर के अंदर दो लंग्स यानी कि फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो वाला जगह जहाँ से हमारे पास देखो दो पैसेज से बनाई दे रही है। यहाँ अगर आप चेक करो तो आपके पास देखो ये पेड़ की जड़ों की तरह दो हिस्से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। तो इस जो जड़े से हमारे पास जो बने दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते होते हैं ब्रोंकी। ठीक है। यानी कि इसके बाद हमारे पास जब वो ट्रैकिया से होती हुई जो हवा है वो कहाँ से इन ब्रोंकी से जाएगी, और उसके बाद जो है सेवन्थ नंबर पे आप चेक करो तो वो होता है ब्रोंकियोल्स, यानी कि वो जो जड़े से अपने पास जो आगे और ज़्यादा फर्दर डिवाइड हो रही है। ठीक है। उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और सबसे एंड में हमारे पास ये इधर आता होता है एल्वली। अब एल्वली का काम क्या होता है, एल्वली यानी कि गुब्बारों की तरह होती है। तो जैसे ही हवा जाती है वो गुब्बारे से फूल जाते हैं, हवा बाहर निकलती है वो गुब्बारे से, हमारे पास जो है उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाती है। तो फूलना सिकुड़ना इस तरीके से हमारे पास होता रहता है। और ये हमारे पास हमारे नसों से अटैच होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर सारा फिर ये खून वगैरह पहुँचा देते हैं। ठीक है। और सबसे एंड में हमारे पास फिर क्या है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, इसको पूरा सपोर्ट करता है नीचे से। हमारे पास जो भी लंग्स वगैरह होते हैं जब वो सांस वगैरह लेते हैं तो सांस लेने पर हमारी जो है छाती वो एक्सपैंड करती है और सिकुड़ती है, तो उसको डायफ्राम क्या करता है पूरा सपोर्ट देता है। तो ये आपके पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आगे हम फिर बात करते हैं। अब देखो प्रॉपर बता रहा है कि हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम किया। तो सबसे पहला देखो आपको कह रहा है नोस्ट्रिल, मतलब आपकी नाक आ गया, नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी, जबकि नाक की हड्डी से जा रही है जो नाक के थ्रू जो पूरा आपके मुंह के साथ अटैच होता है पाइप सी। ठीक है। वो सारा नेज़ल कैविटी में आता है। फेरनेक्स अभी मैंने बताया था कि आपके पास वो जगह है जहाँ से फूड भी जाता होता है और हवा भी जाती है। लैरिंक्स जिसके अंदर सिर्फ हवा जाती है, इसको एक अलग से नाम भी दिया गया है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया जो आपकी जो रिंग्स बनी होती है उसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी कहते होते हैं, कई बार क्या नाम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर आगे फर्दर किस में डिवाइड होता है ब्रोंकी। ब्रोंकी के आगे और जैसे जड़ें जैसे कि पेड़ पौधे में होती है उसको नाम देता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल से फिर हमारे पास जाते हैं एल्वली जो आपके पास वो गुब्बारे से बने होते हैं, और एल्वली फिर आगे फर्दर हमारी ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच होती है। फिर वो हमारे पास ऑक्सीजन वाला खून या कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो नसों के साथ जाकर मिल जाता है। तो कहता है ब्रोंकी से लेकर ब्लड कैपिलरीज तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास किसके अंदर काउंट होती है, हमारे लंग्स के अंदर। तो ये आपके पास है पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ये बिल्कुल फर्दर जो है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप बता रखे कि कैसे आपके पास जो एयर है
वो कहाँ से कहाँ जा रही है। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेज़ल पैसेज, नेज़ल पैसेज से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फैरनेक्स, फैरनेक्स से लैरनेक्स, लैरनेक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस से एल्वली, एल्वली से ब्लड कैपिलरी। और ब्रोंकी से लेकर ब्लड कैपिलरी तक जितनी भी चीज़ें आपके पास दिखाई दे रही हैं वो सब की सब कहाँ आपके पास दिखाई देती है, लंग्स में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से नोट करो कॉपी में, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से याद रह सके कि हमारे पास एयर का पैसेज कहाँ से कहाँ जाता होता है। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या क्या है। तो आपके पास अगर दिखाई दे तो देखो, एक कह रहा है इनहेलेशन, एक कह रहा है एक्सहेलेशन। तो देखो आपको अगर नाम से क्लियर है, इन मतलब अंदर लेकर जाना, एक्स बाहर, तो यानी कि अगर हमारे पास हवा यानी कि सांस को अंदर लेकर जा रहे हैं तो उसे इनहेलेशन कहते हैं, बाहर लेके जाएंगे उसको एक्सहेलेशन कहेगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन दी थोरोइक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी मतलब जो हमारी छाती है, ठीक है, एक्सपेंड्स, कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो छाती जो है ना वो पहले के मुकाबले फूल जाती है, फैल जाती है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होता है इनहेलेशन का पहला पॉइंट, कि जब भी आप सांस को अंदर लोगे तो आपके पास क्या होएगा, छाती जो हमारे पास वो फूल जाती है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, की आपके पास जो छाती है वो पहले को थोड़ी सिकुड़ जाती है जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते हो। ठीक है, अगर आपको ये महसूस भी करना तो आप अपने शरीर के ऊपर हाथ रखकर महसूस करते हो। जैसे ही आप सांस को अंदर लेकर जाओगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी छाती जो है पहले के मुकाबले हवा भरने के कारण फूल चुकी है। और जैसे आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि हवा बाहर चलेगी, तो वो हमारे पास जो है अंदर की तरफ थोड़ा हो जाती है। रिब्स लिफ्ट अप, अब रिब्स क्या होता है, हमारे जो फेफड़ों को बचाने के लिए जो हड्डियाँ होती है छाती की तरफ, उसको रिब्स कहते हैं। तो रिब्स जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव डाउनवर्ड, जो हमारे छाती की जो वो हड्डियाँ वगैरह है वो नीचे की ओर मूव कर जाती है। ठीक है, इनहेलेशन के टाइम रिब्स लिफ्ट अप, एक्सहेलेशन के टाइम रिब्स मूव डाउनवर्ड। थर्ड पॉइंट है डायाफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, कि आपके पास जो डायाफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, कब, जब आपके पास सांस को अंदर लिया जाता है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है एक्सहेलेशन का, डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड। अब डोम शेप क्या होता है, जो आपने गुंबद वगैरह देखे होंगे जो कि आपके पास मंदिरों वगैरह में होते हैं, उसकी जो शेप देखो जिस तरीके से होती है। ठीक है, इसको डोम शेप कहते हैं। जैसे आपके पास कर्व से लग रही है ना कि आप जैसे आग लगाते होते हो प्रकार की मदद से, वैसे ही कुछ है। तो कहता है डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, मतलब डायफ्राम इस तरीके से होता है। यानी कि अगर बात करो कि इनहेलेशन में तो डायफ्राम इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट चपटा, और जबकि इसके अंदर डायफ्राम के आपके पास इस तरीके से डोम शेप जो है हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर द लंग, कि जो हमारे पास जो भी वॉल्यूम होता है लंग्स का, उसका जो है जो वॉल्यूम है पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ जाता है, ताकि आपके पास जो है आसानी से हवा एंटर कर सके। तो जब भी आप सांस को अंदर लेकर जाते हो तो छाती की जो अंदर जो लंग्स जो होते हैं वो अपने वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हवा एंटर कर सके। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, उस टाइम क्या होता है वो अपने वॉल्यूम को घटा लेता है ताकि वो हवा को आसानी से बाहर की तरफ पुश कर सके। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज कर जाता है और हवा जो है वो हमारे लंग्स से बाहर आ जाती है। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि अभी तक हमने जो है रेस्पिरेशन बात की ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस बिहाफ पर होती है। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो स्टोमेटा इन लीव्स, कि आपके पास लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। वो कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम सी होती है। ठीक है, तो होता है कि स्टोमेटा, जब कभी भी आपके पास हवा को अंदर लेकर जाना होता है तो स्टोमेटा अपने आप को ओपन कर लेता है, और जब एयर ने बाहर जाना होता है स्टोमेटा अपने आप को क्लोज कर लेता है। तो आपके पास होता है क्या है, जब आपके पास रेस्पिरेशन अगर लीव्स के थ्रू हो रही है तो उसको ऐसा करवाने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, स्टोमेटा।
और स्टोमेटा क्या करता है, अपने आप को खोलता है और बंद करता है। हवा आएगी तो खोल लेगा, जब हवा बाहर निकालनी, हवा जो उसको बाहर भेजेगा तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लेंटिसेल इन स्टेम्स, कि सेल के अंदर लेंटिसेल्स क्या होते हैं। लेंटिसेल्स का मतलब होता है हमारे पास कि स्टेम्स के अंदर, यानी कि जो तना होता है, तने के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस तरीके जैसे मैं देखो बना रहा हूँ अभी, तनों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स आपके पास कहलाते हैं लेंटिसेल्स। तो हमारे पास अगर तनों के बिहाफ पर अगर आप रेस्पिरेशन देखना चाहते हो प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो लेंटिसेल्स मतलब कि छोटे छोटे पोर्स वो तनों में होते हैं। वो तनों से फिर हमारे पास क्या होता है, वो जो भी अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो पूरा करता रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, कि आपके पास जो रूट्स की सरफेस होती है, यानी कि जड़ें, रूट तो आप सभी को पता है जड़ें होती हैं, तो जड़ों के थ्रू भी क्या होता है, ये कभी कभार हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है दिखाते होते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।